हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया होगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करता हूँ तो मैंने प्रेफरेंस शेयर से शुरुआत कर दी थी, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जो आप इक्विटी शेयर के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हो। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको पहले प्रायोरिटी में प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिपे करना पड़ता है। एंड अगर मान लो आपकी कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई है तो आपको इनको पहला प्रायोरिटी देना पड़ता है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। पर हम निकाल रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम प्रेफरेंस शेयर में भी दो टाइप पढ़ते हैं। एक होता है आपका इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब अगर 100 रुपए मुझे आएंगे तो मैं इसको वापस नहीं करूंगा। रैदर अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मैं इस पे पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड पे करूंगा। पर एक होता है मेरे पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ये क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपए लिए तो एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद मैं सोनी 105 रुपए देता हूँ। तो हमने इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से कल शुरुआत की थी। मैंने आपको एक बता के रखा है, अगर मुझे किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेंसेस न्यूमरेटर में और बेनिफिट डिनोमिनेटर में। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 रुपए का खर्चा लगा है पर मुझे उसके वजह से 100 रुपए का बेनिफिट हुआ है तो मैं बोलूंगा कि मेरा कॉस्ट है 10%। इसी प्रकार से अगर हम मैं पीडी की बात करता हूँ, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की, ओके। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे एक बात ये समझना, आप इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड देने वाले हो तो ये तो कंपनी का हो गया खर्चा, ठीक है। ये कंपनी का हो जाता है खर्चा। तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आपको नेट प्रोफिट्स मिलता है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा आया। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाता है पीडी अपॉन एनपी, दैट इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज इरिडीमेबल। पर यहाँ पे मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मैं वन माइनस टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद ही मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करता हूँ। मतलब ये ऑलरेडी मेरा पोस्ट टैक्स होता है, यानी कि ये ऑलरेडी मेरा नेट प्रॉफिट के बाद आता है। तो इसलिए इस पे कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं होता है, तो टैक्स शील्ड आप इस पे कंसीडर नहीं करते हो। अब आइए बढ़ते आज के दूसरे डिस्कशन की तरफ, दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या कंसेप्ट अगर मुझे पता है तो मैं 100 रुपए लेता हूँ एंड मैं 105 रुपए देता हूँ और ये मुझे देने 5 साल बाद, यानी कि मैं हर एक साल में 1 रुपया एडिशनल दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये समझना है कि एक होगी मेरी रिडीमेबल वैल्यू मतलब रीपे वैल्यू, दैट इज 105 रुपए। एक होगा है मेरा नेट प्रोसीड्स की मेरे को कितना पैसा आया, मेरे को 100 रुपए आया। अब एक होगा मैं इस पे डिविडेंड देता रहूंगा, से एग्जाम्पल 12 रुपए। अब मुझे क्या करना है, कॉस्ट निकालना है, तो मुझे ऊपर चाहिए एक्सपेंसेस और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे किससे, बेनिफिट से। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ तो मेरा खर्चा क्या है, मेरा खर्चा तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, पर मैं अभी एडिशनल पैसा भी दे रहा हूँ, 5 रुपए दे रहा हूँ, पर ये 5 सालों में दे रहा हूँ। तो इसको हम लिखते हैं आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, यानी कि मुझे कितने पैसे देने 105, आज कितना पैसा आया 100 रुपए, यानी कितने साल में देना है। तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा मैं बेनिफिट से। अब यहाँ पे बेनिफिट क्योंकि ये मैं 5 साल के बाद पे करने वाला हूँ, पर मैं एवरी ईयर कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एडिशनल में भी एक बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एवरेज अमाउंट कितना रह जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ तो ये देखो, यहाँ पे पहले साल मेरे पास 100 रुपए आए, दूसरे साल मेरे पास 101 रुपए रहे, ठीक है। 100, देखो अब फॉर एग्जाम्पल 105 रुपए मुझे देने ना, तो यहाँ पे आज मेरे पास 100 रुपए थे। अब यहाँ पे मैं एक करता हूँ 101, यहाँ पे मैं करता हूँ 102, यहाँ पे मैं करता हूँ 103 एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 105, 104 एंड यहाँ पे मैं करता हूँ 105। तो ये हो गया 5 सालों का डेटा। पर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे कितना पैसा देना है प्लस आज मेरे पास कितना पैसा आया। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का आपको एवरेज निकालना पड़ता है, दैट इज 105 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा 12 रुपए, एडिशनल कॉस्ट आ गई है एंड डिनोमिनेटर आता है मेरा 102.5 इंटू 100 करूंगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है यार, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो 12 प्लस 1 13 अपॉन 102.50 इंटू 100 करेंगे आप मेरे साथ, 12.68 इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो 12.68%। अब यहाँ पे इसी के साथ मैं अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, तो मुझे फॉर्मूला पता चल गया। आइए हम नोट से फटाफट देख लेते। नोट्स आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला है, ऊपर एक्सपेंसेस आएगा, नीचे आएगा मेरा बेनिफिट। तो ऊपर एक्सपेंसेस है मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा है, प्लस एडिशनल में जितने पैसे देने वाला हूँ 5 सालों में उसका पर ईयर का खर्चा है। तो 105 में रिपे करने वाला हूँ, 100 रुपए मुझे आज मिला है।
तो 5 साल में यानी कि 1 साल में एडिशनल मैंने कितना पे किया, होल डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट माय एवरेज बेनिफिट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एडिशनल कॉस्ट अपॉन एवरेज बेनिफिट्स। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब क्या कि 1 साल में कितना प्रेफरेंस डिविडेंड पे करा है। रिडम्पशन वैल्यू मतलब क्या कि रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 105 रुपए में देने वाला हूँ, मतलब ये हो गई मेरी रिडम्पशन वैल्यू। नेट प्रोसीड्स मतलब कितना पैसा मुझे आया, मुझे 100 रुपए आया, ओके नो प्रॉब्लम। एंड रिमेनिंग लाइफ मतलब अभी कितने सालों में मैं देने वाला हूँ, ये 5 सालों में देने वाला हूँ। तो आइए उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देते है ना, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। XYZ लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज इच एट 95, ओके। तो 100 रुपए के प्रेफरेंस जो है बेटा आपने 95 रुपीज में इशू करे, तो आज मेरे पास 95 रुपीज आएगी, फेस वैल्यू है 100 रुपए। अब आगे देखते, द कंपनी प्रोपोजेस टू रिडीम कि वो रीपे करेगी द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो 10 साल बाद हम पे करने वाले, पर कितना पे करने वाले, 100 रुपए के 95 में दिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ, एक नोट आप डाल सकते हो कि पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू इज माय रिडीमेबल वैल्यू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 100 रुपए। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ऊपर चाहिए मुझे यहाँ पे कॉस्ट के लिए एक्सपेंसेस, तो मेरा एक्सपेंसेस क्या होगा, पीडी का खर्चा, पीडी का खर्चा है 10%, तो 10% मेरा आएगा फेस वैल्यू पे, तो ये हो गया मेरा 10 रुपीज। प्लस अब एडिशनल खर्चा मेरा क्या है, आरवी 100 रुपए देने, एनपी 95 रुपीज आए 10 सालों में देने, वोल डिवाइडेड बाय आरवी 100 रुपए देने, आज 95 रुपीज आए, तो एवरेज बेनिफिट कितना। अब पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना, आप कैलकुलेटर पे 100 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2, मेमोरी प्लस करना। अब न्यूमरेटर में राइट साइड सॉल्व करो, पहले 100 माइनस 95 डिवाइडेड बाय 10, जो आंसर आएगा इक्वल टू प्लस 10 प्रेस करना, डिवाइड बाय एमआरसी इनटू 100 दैट इज नथिंग बट योर 10.76% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की 10.76%। यहाँ पे ये देखो, मैंने पूरा स्टेप वाइज किया है, आपको कैसे सॉल्व करना है, इतना नहीं करना है, आपको गिवन लिख लेना है, फेस वैल्यू कितना, नेट प्रोफिट्स कितना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, एंड आपका एन कितना। अब बाय अप्लाइंग फॉर्मूला, क्योंकि मैंने यहाँ पे, अब फर्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा है, अब उसमें एक एक चीज मैंने डाल के दिखाई है, फिर मैंने मैथमेटिकली एक एक चीज उसको सॉल्व कराई है। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप रिपीट हो गया, तो यहाँ पे देखो 10 प्लस 0.5 अपॉन 97.50, ठीक है। उसके बाद 10.50 अपॉन 97.50, तो ये आता है आपका 10.77, ओके। तो इसी के साथ अपना रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो हो जाता है खत्म। यानी कि अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट किया बेटा, हमने डिबेंचर्स पूरा देख लिया, डिबेंचर्स पे हमने काफी सारे मेथड्स देखे, एक होता है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में कवर करा है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इरिडीमेबल प्रेफरेंस इरिडीमेबल डिबेंचर की बात करी है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने रिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करी है। देन मैंने लेक्चर 3 में YTM लिया था, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, जहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक एनपीवी जहाँ पे आपका जीरो आता है, ऐसा IRR हम कैलकुलेट करते हैं। देन हमने देखा था एक आपका नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में एक बॉन्ड्स का कंसेप्ट देखा था हमने, बॉन्ड्स का कंसेप्ट देखा था, अमोर्टाइजेशन का कंसेप्ट देखा था। देन आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आप ये लेक्चर्स को देख सकते हैं, ये वाला है लेक्चर नंबर 4। देन लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर पढ़ाया था, है ना, तो प्रेफरेंस शेयर मैंने किया था लेक्चर नंबर 5 में, यानी कि इसमें मैंने सिर्फ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कवरेज की थी। और आज ये लेक्चर नंबर 6 यानी कि अपना डिबेंचर्स पूरा हो चुका है, बॉन्ड्स पूरा हो चुका है, यहाँ पे कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन भी पूरे हो चुके कि आपको वो आय निकालना पड़ता है फ्यूचर वैल्यू से, एंड मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी पूरा कर दिया है। तो अगर आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप कैपिटल का खर्चा निकाल रहे हो, कि आपके बिजनेस में जो भी कैपिटल है, चाहे वो इंटरनल सोर्स से हो, इंटरनल सोर्स से मेरे पास क्या क्या पैसा आ सकता है, एक तो मेरे पास इक्विटी का पैसा आ सकता है, एंड एक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर का पैसा आ सकता है, या इक्विटी के ही पैसों को मैं अगर रिटर्न कर लूं तो ये मेरे पास हो सकते हैं रिटर्न अर्निंग्स। एंड एक होता है मेरा एक्सटर्नल फंड्स, अब एक्सटर्नल फंड्स के लिए मेरे पास लोन्स हो सकते हैं, काफी कुछ हो सकते हैं, वैसे तो डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो आईसीआई के ये चैप्टर में इसके बारे में है, इसके बारे में एज इट इज गिवन होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड इक्विटी है,
प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग्स है। तो अभी अपना सिर्फ दो ही ब्रैकेट बाकी रहता है, एक तो आपका रिटेन अर्निंग्स का पूरा ब्रैकेट है, एक है आपका इक्विटी शेयर का। तो अभी हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले वो इक्विटी शेयर पे करने वाले, इक्विटी शेयर। लेकिन अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करता हूं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि आपके दो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है, एक हो सकता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों ओनर्स ही होते हैं आपके कंपनी के, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम प्रायोरिटी देते हैं इन डिविडेंड एंड अपॉन लिक्विडिएशन। एंड फिर जब सबका पैसा रिपे हो जाता है, अब यहाँ पे मैं आपको रीपेमेंट का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लिक्विडिएट होती है, तो सबसे पहले पे करते हैं हम एक्सटर्नल पार्टीज को, जो जिनका पैसा बाहर से आया है। तो चाहे वो यानी कि जिसको हम इंटरेस्ट पे करते हैं बेसिकली, फिर वो लोन्स हो गया तो हम पहले लोन्स पे करेंगे, इसमें भी रैंक होता है पहले सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड, पर मैं मोटा मोटी बात करता हूँ। देन हम डिबेंचर्स पे करते, देन हम बॉन्ड्स पे करते, और अगर इनके बाद भी पैसा बच जाए देन प्रेफरेंस शेयर को पैसा जाता है, एंड देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल को यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा जाता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या होता है यहाँ पे ये समझ लेना। पहले हम मैथमेटिकली बात कर लेते पैसे पैसे के संबंध में, क्योंकि हम एफएम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनकम स्टेटमेंट की, तो ये आता है मेरा सेल्स फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20% 2 लाख रुपए, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आता है, कंट्रीब्यूशन आता है मेरा 8 लाख रुपए। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को मैं रिड्यूस कर देता हूँ, ऑपरेशनल फिक्स्ड कॉस्ट तो ये आ जाता है मेरा 5 लाख। तो मेरा ईबीआईटी दैट इज ऑपरेशनल प्रॉफिट आ जाता है 3 लाख रुपए का। इसमें मैं इंटरेस्ट हटा देता हूँ तो आता है मेरा 2 लाख फॉर एग्जांपल। तो मेरा ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ जाता है 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे आपको ये समझाया था कि इंटरेस्ट के बाद मेरा ईबीटी आ रहा है यानी अर्निंग बिफोर टैक्सेस आ रहा है, एंड फिर इस पे अब मेरा टैक्स चार्ज होने वाला है। तो ये होता है बेटा टैक्स के पहले प्री टैक्स, ओके। इसलिए मैं प्री टैक्स के आइटम्स पे यहाँ पे डायरेक्टली 1 - T दैट इज टैक्सशील लिखता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट है मेरा 2 लाख, इसलिए मेरा ईबीटी हुआ 1 लाख, और यहाँ पे से 30% प्रॉफिट है तो ये कितना आएगा 30,000। पर अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट 2 से हुआ 2.5 लाख, तो यहाँ पे ये मेरा ईबीटी हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा रे बेटा, 50 × 30 दैट इज 15,000। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया, तो इसलिए टैक्स शील्ड होती है। पर यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। देन ये आता है आपका ईईटी, ईईटी में यही फिगर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे 70,000। देन उसके बाद आप इसमें से देते हो प्रेफरेंस डिविडेंड से 10% है, मान लो 10,000 का, तो यहाँ पे 60,000 बचते। अब 60,000 में आप क्या करते हो, डिवाइडेड बाय आप करते हो नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मान लो आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 शेयर है क्वांटिटी में, तो डिवाइडेड बाय 10 के करते हो तो आपका आ जाता है कि एक शेयर होल्डर ने 6 रुपए कमाए। अब ये 6 रुपए आपको देना है या नहीं देना है ये डिपेंड करता है। तो हो सकता है क्या होता है कि इस 6 रुपए में दो हिस्से किए जाए, एक तो 4 का और 2 का, कि 4 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 रुपए इसको रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह वापस कॉस्ट कैपिटल में यूज करेंगे। तो ये आपका स्टोरी है। तो आपको ये समझना है, ये भी हो गया आपका पोस्ट टैक्स, यानी कि आपको इस पे 1 - T नहीं करना, लॉजिकली समझा दिया है, क्योंकि आपको कोई एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलता है। आई होप आपको चीजें समझ रही है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड फॉर वाटर ब्रेक। ओके गाइस, वेलकम बैक। हाँ, तो यहाँ पे था। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते। अब यहाँ पे हम फटाफट अगर कुछ थियरी पार्ट है वो देख लेते, पर अगर नहीं है, हाँ सबसे पहले आपको थोड़े से अलग अलग फैक्टर्स देखने, यानी कि ये देखो फैक्टर्स फॉर डिफरेंट फॉर्मूलाज इन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास कौन से फॉर्मूला है। एक है आपका डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है। अब डिविडेंड प्राइस अप्रोच क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला मैंने दिखाया ना कि 4 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4 रुपए हो गया आपका डिविडेंड। एक होता है आपका अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस
अप्रोच। तो ये ऊपर के चार्ट में जो मेरा 6 रुपए दिख रहा है ना, 6 रुपए, ये हो गया मेरा ईपीएस। ये हो जाता है मेरा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। तो एक होता है मेरा अर्निंग प्राइस अप्रोच। देन यहाँ पे इसमें ही दो और बच्चे इनके, एक नो ग्रोथ, यानी कि मैथमेटिकली एक इसमें ग्रोथ नहीं होता है, एंड एक होता है विद ग्रोथ। ठीक है, सिमिलरली इसमें हो जाता है एक नो ग्रोथ एंड एक होता है आपका विद ग्रोथ। एक होता है आपका सीएपीएम अप्रोच, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एंड एक होता है आपका रियलाइज इनकम यील्ड अप्रोच, रिया जिसको मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास चार मेजर चंक्स है फॉर इक्विटी शेयर्स। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच से। तो अब डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय प्रॉफिट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ईपीएस है 6 रुपए, ठीक है, 6 रुपए मेरा ईपीएस निकल रहा है। अब मैं इस पे डिपेंड करता है कंपनी के कॉल के हिसाब से कि 6 रुपए पे कितना डिक्लेयर करना है। मान लो ये बोल रहा है कि 40% डिक्लेयर करना है, तो इसका कितना आ गया बेटा, 6 into 4 24, तो 2.4 रुपीज पर शेयर होल्डर। मैं एक शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपका एक हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच। पर अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है कि आपको फॉर्मूला को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। क्वेश्चन तो मोस्टली कभी कभी पूछता है कैलकुलेट कैसे करना है, कि कौन से फॉर्मूला से करना है, पर यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है। अब यहाँ पे मान लो अगर डिविडेंड दिया है और वो डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड दे रखा है 2 रुपए एंड बोल रहा है कि कंपनी इज गोइंग टू पे द सेम डिविडेंड फॉर अपकमिंग ईयर्स। तो यहाँ पे अगर मेरा डिविडेंड का अमाउंट कांस्टेंट है तो मुझे डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज करते आना चाहिए। उसके बाद अगर मेरा ईपीएस कांस्टेंट हो रहा है, बोल रहे हैं कि 40 रुपए ईपीएस है एंड एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट फॉर अपकमिंग एन ईयर्स, तो यहाँ पे मुझे ईपीएस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देन मान लो यहाँ पे आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आपका डिविडेंड होने वाला है 2 रुपए, बट एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ बाय 10% एवरी ईयर, यानी कि आपको डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच लेना है। उसके बाद सिमिलर वे में अगर आपको ये लग रहा है, अर्निंग प्राइस अप्रोच का भी बोला पर विद ग्रोथ बोला, तो आपको अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ लेना है। पर यहाँ पे अगर डिफिकल्ट हो जा रहा है फोरकास्ट करना फ्यूचर डिविडेंड या फ्यूचर ईपीएस जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, देन रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच शुड बी यूज्ड व्हिच लुक्स इनटू द पास्ट। तो ये किस पे फोकस करता है, रियलाइज्ड अप्रोच आपका पास्ट पे फोकस करता है। यहाँ पे आपको ये समझना है, एक चीज ये समझना है कि यहाँ पे देखो आपके जो अलग अलग फॉर्मूला है ना, अलग अलग जो ये फॉर्मूला सभी में पड़ा होगा, तो एक है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड, एक है आपका पास्ट पे जो लाया करता है, तो ये है इस पे रिया, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की बात करता है। एंड ये है आपका इसमें डिविडेंड प्राइस अप्रोच यानी कि अर्निंग प्राइस अप्रोच। इसमें भी ग्रोथ, नो ग्रोथ, इसमें ग्रोथ, नो ग्रोथ। आइए अब एक एक से शुरुआत करेंगे, तो आपको सारे फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपके दिमाग में घुसाड़ दूंगा मैं। When the cost of equity or expectation of the investor, अगर मैं cost of capital की बात करता हूँ तो it is nothing but the expectations of provider of capital is dependent on risk। यानी कि अगर उनको लग रहा है कि भाई रिस्क ज्यादा, जो बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, रियल लाइफ में यही होना चाहिए, अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो समझा, मैं एक बार रिकॉल करा दूं आपको कब फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मेरे साथ लिखना फैक्टर्स, डैश करना बेटा, फॉर्मूला लिखना। अगर मान लो मुझे लग रहा है कि डिविडेंड कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है, डिविडेंड कांस्टेंट होने वाला है, तो मैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच नो ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करूँ। अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि डिविडेंड कांस्टेंट नहीं रहने वाला है पर एक लीनियर ग्रोथ पे ग्रो करने वाला है, तो मैं यहाँ पे डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ दूंगा। सिमिलर गोज विथ माय अर्निंग प्राइस अप्रोच। अगर मुझे ईपीएस कांस्टेंट लग रहा है तो मैं यहाँ पे ईपीएस दैट इज अर्निंग प्राइस अप्रोच यूज करूंगा। और अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ईपीएस बढ़ते जाएगा तो मैं ईपीएस यानी कि अर्निंग प्राइस अप्रोच प्लस ग्रोथ यूज करूंगा। पर यहाँ पे मैं फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अभी पास्ट के हिस्टोरिकल डेटा पे रिलाय कर रहा हूँ, तो मैं रिया यूज करूंगा। आ जाना रिया पीछे, यानी कि पास्ट में। और अगर और अगर
आपके इन्वेस्टर ऐसे कि भाई रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए, तो आप यूज करेंगे CAPM। तो आइए एक एक फॉर्मूला से आगे बढ़ते आप आसानी से। आइए पहले हम डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात करते। इक्विटी, इक्विटी का हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप ऐसे डिफाइंड करेंगे, K इज फॉर कॉस्ट एंड E इज फॉर इक्विटी। तो यहाँ पे हम अगर डिविडेंड प्राइस अप्रोच की बात करते हैं सबसे पहले, ओके मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो यहाँ पे एक है मेरे पास ग्रोथ वाला, एक है मेरे पास नो ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे आपका डिविडेंड जो है बेटा कांस्टेंट होने वाला है। अब आपको कॉस्ट निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एक्सपेंसेस क्या है एंड मेरा बेनिफिट क्या है, क्योंकि मुझे एक्सपेंसेस अपॉन बेनिफिट करना है। तो मेरा एक्सपेंसेस क्या हो गया कि मैं देता हूँ डिविडेंड। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लॉ पता होगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी 31 मार्च 2026 का बैलेंस शीट से फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस यहाँ पे प्रॉफिट से, ठीक है। मैं ऐसे ये सही नहीं है, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए दिख रहा हूँ। प्रॉफिट से मेरा 100 करोड़, ठीक है। एंड यहाँ पे इस पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है, इसके ऐसे मान के चलते हैं। और 20% में डिविडेंड पे करने वाला हूँ, मतलब मैं डिविडेंड कितना पे करने वाला हूँ, 20 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे ये 31 मार्च 2026 का जो डिविडेंड है ना, वो पे कब होता है पता है क्या आपको? ये पे होता है इधर कहीं ना कहीं जुलाई में, मान लो 1 जुलाई 2026। तो आपका, आपको ये समझना है कि यहाँ पे है आपका D0, ये हो गया आपका D1, यानी कि डिविडेंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, आप एक्सपेंसेस में डिविडेंड दे रहे हो, पर आप डिविडेंड मतलब D1 दे रहे हो। मतलब इस साल जो आपको डिविडेंड मिला है ना बेटा, वो इस साल के प्रॉफिट का नहीं, वो पिछले साल के प्रॉफिट का है। तो आपको लेना पड़ेगा एक्सपेंसेस, ओके, अपॉन करूंगा मैं बेनिफिट, पहले मैं डिराइव करा रहा हूँ आपसे फॉर्मूला। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया मेरा D1, अपॉन में प्रॉफिट करता हूँ, तो प्रॉफिट सॉरी अपॉन में करता हूँ हाथ में कितना पैसा आया, मतलब नेट प्रोसीड्स। पर हाथ में कितना पैसा आया, मतलब ये तो प्रॉफिट से ही दे रहा हूं मैं, तो NP हो गया। पर आप यहाँ पे इसको लिखते हो P0, मतलब क्या, प्राइस ऑफ द शेयर, एंड ये हो गया आपका D1। आइए फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की मैं बात करता हूं तो इसका है D अपॉन P0। तो D का मतलब होता है आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ऑल्सो रिटर्न एज D1। तो मैंने ऑब्वियसली इसको सही ही लिखा है कि कितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी दैट इज एक्स डिविडेंड मतलब P0। अब यहाँ पे ये समझना एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्यों बोला है मैंने, जैसे आपको बोला कि 31 मार्च 2026 का डिविडेंड आता है नेक्स्ट ईयर, पर अगर मुझे इसी ईयर का कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्योंकि इस साल जो डिविडेंड है वो पिछले साल का डिविडेंड है, इस साल का डिविडेंड नहीं वो। तो यहाँ पे वर्ड आएगा मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ D1 अपॉन P0, यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड, यानी कि जो मेरा खर्चा होने वाला है, अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है। आइए बात करते इक्विटी शेयर, ओके, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मतलब मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे। तो आइए एक हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक कंपनी है बेटा, इसने डिविडेंड पे करा है 1 रुपए एक शेयर के ऊपर, ओके, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। अच्छा, तो यानी कि 10% डिविडेंड रेट है इसका, कैसे, फेस वैल्यू इंटू 10% आपका आ रहा है 1 रुपया लास्ट ईयर, एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे कांस्टेंट। ओ माय गॉड, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ तो याद आ रहा है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट होने वाला है एंड डिविडेंड दिया है, तो यहाँ पे मुझे डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज करना पड़ेगा। अब मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55 रुपए। तो आज का मुझे प्राइस निकालना है, तो आज का देखो, आज का शेयर का प्राइस है 55 रुपए, पर यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड होने वाला है, कितना होने वाला है, वो होने वाला है 1 रुपए, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे D1 मेरा आ गया 1 रुपीज, अपॉन 55 करता हूँ इंटू 100 करूंगा, 1.8% आ जाएगा। काफी बच्चों को ये समझ ही नहीं आता है कि हम D1 अपॉन P0 क्यों कर रहे हैं। D1 क्या है कि आपका होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड की इस साल में कितना डिविडेंड आ सकता है और अभी की मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है।
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड आप इस साल का जब डिक्लेयर करते हो ना, अगले साल पे करते हो एज पर लॉ। तो इसी हिसाब से हमने डिविडेंड प्राइस अप्रोच में एक कंसेप्ट कवर कर दिया है, प्राइस अप्रोच, तो डीपीए। ओके, नो ग्रोथ, ग्रोथ है ना, तो दो बच्चे इसके, तो इसका ये वाला कवर कर लिया है। इसका क्या है, D1 अपॉन P0 इंटू 100। आइए अब ग्रोथ की बात कर लेते, ग्रोथ की बात कर लेते, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग प्राइस अप्रोच है ना। अब यहाँ पे है मेरे पास डीपीए, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, अब सिंपल तरीके से, खर्चा क्या है मेरा, D1 दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, प्लस मुझे करना पड़ेगा ग्रोथ कितना है। अब ये ग्रोथ जो है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस में आपको एज इट इज दी हुई रहती है। तो पहले मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ग्रोथ जो है ना वो आपको दिया हुआ है, एंड हो सकता है कि आपको नॉट गिवन है, तो कैलकुलेट भी करना पड़ता है कभी कभी ग्रोथ को। तो अब यहाँ पे मान लो ग्रोथ आपको दी हुई है, तो देखो यहाँ पे D1 क्या है, देखो यहाँ पे आपको करना है D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, देन एक है आपका करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, एक है आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। आइए अब यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद विद ग्रोथ प्रैक्टिकल, हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है बेटा जो डिविडेंड दे रही है 10 रुपए एक शेयर के ऊपर, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपए, ठीक है, लास्ट ईयर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे कांस्टेंट। अब यहाँ पे गलती हो गई मेरे से क्वेश्चन टाइप करने में, यहाँ पे 100 होना चाहिए था, 10% डिविडेंड आप दे रहे हो बेसिकली। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। अब P0 मतलब आज की मार्केट प्राइस मेरे पास 55 रुपए, अब डिविडेंड दिया था मैंने 10 रुपए, एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट लिख लिया यार मैंने, ओहो, क्वेश्चन रॉन्ग छप गया, मतलब क्वेश्चन मैंने रॉन्ग छाप दिया गलती से। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड, आईसीआई मॉड्यूल पे मैं जाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। कोई बात नहीं, हम आईसीआई मॉड्यूल से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने दो नोट्स बनाए थे ना, मैंने गलत पीडीएफ लिया आज। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। मेरी मॉड्यूल जो है वो सेम आईसीआई मॉड्यूल के रूबरू होती है। ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। आई एम सॉरी फॉर दिस माइनर मिस्टेक। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ 1 रुपीज पर शेयर, तो डिविडेंड है बेटा 1 रुपए का। ओके, फेस वैल्यू है 10%, मतलब इसका परसेंटेज हो गया 10%, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं लिख लेता हूँ। लास्ट ईयर, तो आपका डी जो है ना, D0, ये हो गया आपका 10 रुपए। तो D1 क्या है आपका, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो पिछला डिविडेंड प्लस मुझे ग्रोथ लेना पड़ेगा, एंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर, तो 10 + 10% ये आ गया मेरा 11 रुपए। अरे आसानी से समझना, चलो मैं इसको बहुत आराम से समझाता हूँ इसको, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपनी 10 रुपए देते आ रही है, पर ऐसे मान के चल रहा है कि 10% ग्रोथ मिलने वाला है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपए, और आपके कलीग्स बोल रहे हैं कि भाई 20% से बढ़ के आने वाली, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 20,000 प्लस 20%, तो ये आएगा आपका 24,000। सिमिलर तरीके से अगला डिविडेंड आपका 10% बढ़ के आने वाला है, तो आप आज के इसमें ऐड कर दोगे तो आपका न्यू डिविडेंड आएगा इतना। तो मेरा D1 आया कितना बेटा, 11 रुपए आया। ओके, बेस्ट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब मुझे इक्विटी का खर्चा निकालना है, अगर मेरा मार्केट प्राइस है 55 रुपए, तो P0 हो गया मेरा 55 रुपीज, D1 आएगा मेरा, D1 लूंगा ना, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे 11 रुपए, तो यहाँ पे हो गया ये मेरा 11 रुपए, प्लस यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ग्रोथ। हाँ, ये काफी लोगों को नहीं पता। अब क्या होगा ना, काफी लोग मिस्टेक कहाँ पे करेंगे, ये देखो, एक मिस्टेक ये हो सकती है कि आप D0 प्लस P1, सॉरी D0 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ कर दे। अब फॉर्मूला क्या है आपका, बाय डिफॉल्ट D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। तो यहाँ पे मिस्टेक नंबर 1 क्या हो सकती है, मैं आपको ये बताता हूँ। काफी लोग ये करेंगे D0 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, मतलब वो लेके 10 ही रुपए, पर यहाँ पे आपको डिविडेंड पिछले साल का दे रखा है, तो आपको इसमें प्लस जी करना पड़ता है। तो मिस्टेक नंबर 1,
लोग कर सकते हैं कि 10 रुपए डिविडेंड लिख लेंगे, 55 रुपए कर लेंगे एंड प्लस यहाँ पे 10% करेंगे। तो इनका आंसर क्या आएगा इस स्टेप में, स्टेप नंबर 2, 10 डिवाइडेड बाय 55। ओके, तो इनका आंसर आएगा यहाँ पे 28%। ठीक है, यहाँ पे इनका आंसर आएगा मान लो 28%। एंड यहाँ पे D1 अपॉन P0 कर लेंगे। अब यहाँ पे ये प्लस ग्रोथ ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि इसको लगेगा कि मैंने D0 प्लस ग्रोथ तो कर लिया, पर तूने नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी कि सिर्फ इसका कैलकुलेशन करा है, पर बाय डिफॉल्ट तो फॉर्मूला में तेरा ये भी है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ D1 अपॉन P0 किया तो D1 अपॉन P0 का आंसर आएगा 11 अपॉन 55 इंटू 100, 11 अपॉन 55 इंटू 100, तो ये आएगा मेरा 20%। ओके, ये आएगा मेरा 20%। अब यहाँ पे सिमिलर तरीके से आपको राइट क्या सॉल्व करना है, ये देखो D1 लिखा तो D1 कैसे आएगा, पिछले साल का कितना डिविडेंड था प्लस ग्रोथ कितना हो रहा है, तो ये D1 के लिए मैंने प्लस जी किया है। अपॉन करूंगा मैं P0, पर यहाँ पे मुझे फॉर्मूला में बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला D1 अपॉन P0 तो है, पर विद ग्रोथ अगर मैं सॉल्व करना है तो मुझे ग्रोथ को ऐड करना पड़ेगा। तो D1 है मेरा 11 रुपए, P0 है मेरा 55 रुपीज, प्लस ग्रोथ का फैक्टर है मेरा कितना है, यहाँ पे भी बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ को आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे 10% इज माई ग्रोथ। अब यहाँ पे मुझे सिंपल तरीके से करना है 11 अपॉन 55 इंटू 100, 20% आ गया, इंटू 10% प्लस करूंगा तो यह आ जाएगा मेरा 22%। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैं आपको एक आसान तरीका देता हूँ, 11 अपॉन 55 लिखना, प्लस कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको नंबर के फॉर्मेट में लिखना। अब ये कैलकुलेट करना मेरे साथ, 11 अपॉन 55, ओके, प्लस 0.1, ओके, ओके, 11 अपॉन 55 करना, राइट, एंड प्लस 10% कर देना। एक मिनट यहाँ पे, ओके, अच्छा सॉरी माय बैड, यहाँ पे मैंने D1 गलत कैलकुलेट करा है। अच्छा यहाँ पे, अरे हाँ, मैंने 10 रुपए, डी को मैंने 10 रुपए कंसिडर करा। अच्छा चलो ICI मॉड्यूल का हम सॉल्यूशन लेते। P0 इनका 55 रुपए बेटा, इनका D0 था 1 रुपया, तो D1 आएगा कितना 1.1 रुपीज। अब यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, तो किसका, इसका कॉस्ट ऑफ डिविडेंड यानी कि कॉस्ट ऑफ डिविडेंड प्राइस अप्रोच कितना आएगा, ऊपर आएगा मेरा D1 आएगा, नीचे आएगा मेरा P0, प्लस करना है मुझे ग्रोथ। अब फंडा देखो क्लियर है, इक्वल टू मैं करूंगा यहाँ पे 1.1 अपॉन P0 क्या है मेरा 55 रुपीज है, प्लस ग्रोथ मतलब 10% ऐड करना है मुझे सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखो 1.1 अपॉन 55, ओके, तो इंटू 100 करूंगा एंड प्लस 10 दैट इज 12% आ गया, आंसर मेरा आ गया 12%। अब यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, क्या हो सकता है मैथमेटिकल मिस्टेक, क्या हो सकती है मैथमेटिकल मिस्टेक, क्या हो सकती है जो मेरे से भी हुई थी जो मैं स्टूडेंट था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ तो लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने D1 लिखा 1.1 अपॉन 55 कर लिया, प्लस ग्रोथ करेंगे आप 10%। तो काफी बच्चे गड़बड़ क्या करते पता है क्या, वो 1.1 करते, 1.1 करते डिवाइडेड बाय 55 करते, अब यहाँ पे ये क्या करते पता है क्या, प्लस 10% करते एंड देन वो इंटू 100 करते, तो उनका आंसर आता है 2.2%। ये एक मिस्टेक हो सकती है। या फिर काफी बच्चे क्या करेंगे, 1.1 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 एंड प्लस 10%, तो ये आएगा वापस आपका 2.2। पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको गड़बड़ क्या है पता है क्या, आपको करेक्ट कैसे सॉल्व करना है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, या कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बेस्ट आपको क्या चीज करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। D1 लिख लो पहले, ठीक है, D1 लिख लो न्यूमरेटर में, चलो लिखो मेरे साथ, अपॉन 55 करो, ओके, प्लस ग्रोथ है आपका 10, लिखते वक्त 10 ही लिखो, परसेंटेज में मत लिखो, ये एक्सप्रेशन है, ये आपको मैथमेटिकली परसेंटेज का साइन नहीं प्रेस करना होता है, ठीक है। तो 1.1 अपॉन 55 करो, तो बेटा 1.1 अपॉन 55 करो, यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। अब इसको लेके आना है आपको हंड्रेड्स के फॉर्म में, तो ये आपका नंबर के फॉर्मेट में ना, और ये है आपका परसेंटेज के फॉर्म में, तो नंबर टू परसेंटेज लाना है मुझे, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो मैं 1.1 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 करता हूँ, तो ये आएगा मेरा 2%, एंड आ जा 2 भी 10%। तो यहाँ पे परसेंटेज हो गया मेरा कॉमन, तो मुझे सिर्फ 2 प्लस 10 और यहाँ पे ब्रैकेट में लूंगा मैं परसेंटेज, तो ये आएगा मेरा 12%।
कैलकुलेटर में सिंपल तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है, 1.1 अपॉन 55 इंटू 100 प्लस 10 आपका आ जाएगा 12%। या फिर चलो एक अनदर इजीएस्ट मेथड देता हूँ, 1.1 लिख लिया अपॉन 55 लिख लिया। अब ये कौन से फॉर्मेट में बेटा, ये है आपका नंबर के फॉर्मेट में। फिर यहाँ पे आप 10% मत लिखो, आप 10% को नंबर के फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे करना है आपको, 10% को आप लिख सकते हो 0.1। कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट योर 0.1। अब इसको करो 1.1 अपॉन 55 प्लस 0.1 इंटू 100, क्योंकि हाँ आपको परसेंटेज में चाहिए, फिर आएगा आपका 12%। सर मेरे हिसाब से आई थिंक आपको ट्रिक नंबर 1 या 2 दोनों में से जो भी इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। सिर्फ ये गलती मत करना जिसकी वजह से आंसर यहाँ पे 2.2 ऐसा कुछ आ रहा है भाई। यहाँ पे ये डिवाइड करके प्लस 10% कैलकुलेटर पे मत करना, ये सिर्फ फिगर से आपको ये समझना है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, आप ये गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अपन ने आज के लेक्चर में क्या क्या किया मैं आपको कवर करा देता हूँ। मैंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे कैलकुलेट करते वो निकाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देन हमने इक्विटी पे बात की, तो इक्विटी पे देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। एक है मेरा डिविडेंड प्राइस अप्रोच, पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच में भी एक होता है मेरा ग्रोथ, एक होता है मेरा नो ग्रोथ। नो ग्रोथ मतलब क्या कि मेरा डिविडेंड जो है ना बेटा वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट। पर यहाँ पे जो है ना जी मतलब क्या कि वो ग्रो होने के चांसेस है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका फॉर्मूला हो जाता है D1 अपॉन P0। ये हो गया आपका नॉर्मल, जहाँ पे आपका डिविडेंड का रेट होने वाला है कांस्टेंट। पर अगर मान लो आपका ग्रोथ है फ्यूचर ईयर्स में, तो आपको प्लस जी करना पड़ता है। इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या थी, ये थी D1। D1 इज नथिंग कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है। तो अगर मैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मुझे D1 चाहिए, D1 मुझे ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। पर अगर मैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो वहां पे हो सकता है कि D0 दिया है, मतलब पिछले साल का डिविडेंड। एंड D1 पे आने के लिए मुझे D0 में प्लस जी करना पड़ेगा, मतलब 10 रुपए पिछले साल था, 10 रुपए इस साल बढ़ सकते हैं, तो 11 रुपए आ गया मेरा D1। तो इसी के साथ मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। आप अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ जाएगा, है ना। तो बढ़ते नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के चीजें कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपको रिप्लाईज का कर दिया करूंगा। थैंक यू।